बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान हमेशा की तरह एक अहम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर आप ये खसूसी प्रोग्राम समात फरमाते हैं। आपकी इनपुट होती है, इसमें आपकी शिरकत होती है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गुफ्तगू की जाती है वो हमारे मुतल्लिक, मेरे और आपके मुतल्लिक, हमारे मसाइल के मुतल्लिक होती है और कंसर्न क्वार्टर्स के साथ हम गुफ्तगू करके आखिर में मिनट्स की शक्ल में उसका नतीजा, उस गुफ्तगू का खुलासा भी रखते हैं और उन पर अमल दरामद भी किया जाता है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से। आज के मौज़ूआत में आपके सामने रखे देता हूँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद 8 माह बाद भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की 36 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है। इसी तरह हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने यूँ कहिए कि महकमा एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़राए आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी और राजा फारूक हैदर खान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए हैं। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, जिसमें अरबों रुपए के जो फंड्स हैं वो ज़ाया होने की बात की गई है। ये भी एक आज का मौजू है। 23 मई को इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की कॉल पर ये रैलियाँ निकाली गईं और 25 मई को सरदार अतीक अहमद खान साहब, जो कि सरबराह हैं आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, उनकी क़यादत में इल्हाक़ पाकिस्तान रैलियाँ पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुनक्किद हुई। इस पर भी बात करेंगे। जुडिशल कमीशन का अदम क़याम हुआ। बिजली और आटे की जो कीमतें कम की गई थीं, इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ना हो पाने और असीरान जो हैं लॉन्ग मार्च के, उनकी रिहाई के हवाले से एक मरतबा फिर 27 मई से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। ये एहतजाज जारी है जॉइंट एक्शन कमेटी का। हुकूमती नोटिफिकेशन पे चूँकि अमल नहीं हो सका, इसलिए मुजफ्फराबाद बार ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सदाकत हुसैन राजा साहब ने एक 2 रुकनी डिविजनल बेंच जो है तश्कील दिया है, जिसमें जस्टिस सदाकत हुसैन राजा साहब और जस्टिस मियां आरिफ साहब जो हैं ये समाअत शुरू कर चुके हैं। इस डिविजनल बेंच के सामने 10 अजला की प्राइस कंट्रोल कमेटियां, तीनों डिवीजन्स के कमिश्नर्स, मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदेदार, इन सब लोगों को जो है फरीक बनाया गया है। पिटिशनर वकार फारूक नाम के एक शहरी हैं। अब इस पे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ये तमाम मौज़ूआत इन पे हम बात करेंगे, क्या कहते हैं आप? जिस तरह कि आपने पार्टी रजिस्ट्रेशन की बात की, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर अदालतुल आलिया ने जितनी भी आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें कमोबेश 36 हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसे काला दम करार दे के मनसूख कर दी थी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अबूरी रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं था, जो कि एक गैर कानूनी अमल था, जिसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन को आज़ाद जम्मू कश्मीर अदालतुल आलिया ने डायरेक्शन दी थी कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी नए सिरे से जो है उनके क्वाइफ लिए जाएँ और तहत क्वायद जो है उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। इस हवाले से आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तमाम सियासी जमातों को खतूत लिखे। 1-2 कोई जो सेकंड लीडरशिप थी उनकी कोई नशिस्तें भी हुई, लेकिन अंसार साहब 8 माह गुजरने के बावजूद जो है वो सियासी जमातों की अदम दिलचस्पी की वजह से अभी तक जो है इस वक्त आज़ाद कश्मीर का स्टेटस ये है कि आज़ाद कश्मीर की कोई भी सियासी जमात जो है रजिस्टर्ड नहीं है। आज़ाद कश्मीर में जो है वो ऐवान जो है वो MLAs की बुनियाद पर चल रहा है, ना कि सियासी जमातों की बुनियाद पर। गो के सियासी जमातों का नाम तो लिया जाता है, लेकिन अमली तौर पे जो है वो इस वक्त अगर कानूनी तौर पे देखें तो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं सियासी जमातें। दोबारा जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन जो है उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने दोबारा जो है वो कहा सियासी जमातों के कि वो अपने क्वाइफ जमा कर बर वक्त करवाएं, ताकि जो
आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के मुताबिक जो है वो अमल दरामद किया जाए और जमातों की जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सके। अच्छा, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट आई है, राय साहब मैं चाहूंगा थोड़ा उसका जिक्र आप करें। उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की वायलेशंस हुई हैं। जी अंसर साहब, अमेरिका से भी ये रिपोर्ट आ चुकी है, इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी इस पे रिपोर्ट आ चुकी है, और अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट भी आई है कि 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 अंसर साहब ख़त्म किया गया, तब से लेके अब तक जो है वो 867 जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरी हैं उन्हें शहीद किया गया, और गिरफ्तारियों का और मुलाजमतों से फरागत का और सर्च ऑपरेशन के दौरान और फिर गुमनाम कब्रें और पता नहीं क्या क्या अंसर सब एक जुल्म और जबर जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पे जो है वो मोदी सरकार ने मुसल्लत कर रखा है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि सफारती कोशिशें जो हैं वो तेज़ तर करने की ज़रूरत है। आलमी अदालत इंसाफ में अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हकूक़ कमीशन है उसमें ये चीज़ें लाई जानी ज़रूरी हैं कि ये किस तरह से जो है वो ख़वातीन की बेरहमती की जा रही है, किस तरह से जो है वो मासूम जो शहरी हैं उन्हें उनकी जानें ली जा रही हैं, किस तरह से जी बिल्कुल काले कानून के तहत बिल्कुल ये सही उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और यहाँ पे सजा में रखा जा रहा है। यहाँ पे मैं जिक्र करता जाऊं कि ये जो हफ्ता है, जो हफ्ता गुजरा है, ये हफ्ता इसराइल के लिए भी एक शॉकिंग किस्म का, इंतहाई भारी किस्म का हफ्ता करार दिया जा रहा है कि एक तरफ तो स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, इन ममालिक ने फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया, जिस पे पूरी दुनिया में अमेरिका ने और बरतानिया ने शोर होगा पैदा किया, लेकिन दुनिया के अक्सरियती ममालिक ने इसकी हमायत की। जी पहली बात। दूसरा काम ये हुआ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसके जो जस्टिस हैं, जिसके जो हेड हैं वो पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी हैं, करीम साहब, उन्होंने फैसला दे दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के वजीर आजम और जो इनके जितने लोग हैं ये जंगी मुजरम हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें और वजीर जो दिफा हैं इसराइल के, उनके वारंट गिरफ्तारी, इंटरनेशनल वारंट जो हैं वो गिरफ्तारी के उन्होंने जारी करने का ऑर्डर दे दिया। और इस वाक़े के बाद भी इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, दीगर जो उनके एलाइज हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हुआ है। तो दुनिया बदल भी रही है, कश्मीर पे भी इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ऐसा होगा। ये अंसार साहब, वैसे तो ये जो आपने वाक़यात बताए हैं कि जिस तरह से कुछ ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया, यूरोप के मुल्क हैं, जो यूरोप के जो मुल्क हैं, ये एक हकीकत है, फ़लस्तीन एक हकीकत है और हकीकत से आप कब तक आंखें चुरा सकते हो। कश्मीर भी हकीकत है और ये अंसार साहब एक पॉजिटिव साइन है, ये जो जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की है कि लोगों को आस्ता आस्ता ये बावर होना शुरू हो गया, ये उन्हें अदराक होना शुरू हो गया इन हकीकतों का। और जब तक ये माशरे से नाइंसाफ़ियाँ अंसार साहब ख़त्म नहीं होती, ये जो दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक की लिस्ट है, सब लोगों ने किसी न किसी से आज़ादी हासिल की है, और जो छोटी अक़वाम हैं उन्हें उनका हक ना देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और कितनी दाइयों से हम देख रहे हैं जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, तो ये अब लोगों को इस चीज़ का अदराक होना शुरू हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि कई दाइयों के बाद ये पॉजिटिव इशारे हैं जो कि हम देखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में या सालों में इसमें मजीद बेहतरी आएगी। अब ये वो क्या है, वो गालिबन फैज का मिसरा था कि दबेगी कब तलक का आवाज आदम हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो इंसान की आवाज को ये कब तक दबाते रहेंगे, कब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को शहीद किया जाता रहेगा, और कब तक ये सिलसिला जो है ये थमने का नाम नहीं लेगा। 28 मई को योम तकबीर, जी जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, जी जी, वो खूबसूरत दिन जब पूरी पाकिस्तानी कश्मीरी कौम ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर ये बुलंद किया, और मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे पाकिस्तान के, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम जो कि हमारे बड़े अच्छे यहाँ पे दोस्त भी थे, मेहरबान भी थे और प्रोग्रामों में हमारे शिरकत करते थे, वो भी हयात थे उस वक्त, और पूरी कौम ने उस दिन को सेलिब्रेट किया 28 मई को कि हिंदुस्तान के 5 धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी ब्लास्ट करके दुनिया को बता दिया, हिंदुस्तान को बता दिया कि पाकिस्तान
एटमी ताकत है, क्या कहते हैं आप? अंसार साहब, यकीनन ये दिन जिस तरह से पाकिस्तान में लोग मना रहे हैं, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो है बिलखुसूस PMLN जो है इस दिन को पूरे आज़ाद कश्मीर में सेलिब्रेट कर रही है। वीक ये अंसार साहब, ये जो दिन है ये आप सियासी जमातों को माइनस कर दें, ये दिन ऐसा दिन है मैं समझता हूँ स्पेशली कश्मीरियों के लिए कि मुझे आज भी अंसार साहब याद है कि जब 28 मई 1988 को ये धमाके किए, 1998 में, सॉरी 98 में जब ये धमाके हुए तो 1 मिलियन जो इंडियन फौज है वो अंसारी साहब इंटरनेशनल बॉर्डर पे मौजूद थी और वो पाकिस्तान को ललचाई हुई नज़रों से देख रही थी, आज़ाद कश्मीर को ललचाई हुई नज़रों से देख रही थी। लेकिन हमारे जो मुसल्लह फौज है पाकिस्तान जो है, और फिर डॉक्टर कदीर खान, फिर इतना दुनिया का प्रेशर पड़ा, फिर वज़ीर आज़म साहब जो हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने सारे जो प्रेशर हैं वो बालाए ताक रखते हुए 6 धमाके करके जो है दुनिया को, और दुनिया की ये पहली इस्लामी एटमी ताकत है जो दुनिया में उभरी। बिल्कुल सही जनाब। सामीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, ये आप समाअत फरमा रहे हैं FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान। अब हम चलते हैं अपने मेहमानान गिरामी की जानिब और उनकी गुफ्तगू भी आपके सामने रखे देते हैं। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के, रियासत जम्मू कश्मीर के इंटेलेक्चुअल सियासतदान, साबिक वजीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंसारी साहब। जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, सबसे पहले तो आपकी जो रैली है बड़ा कामयाब शो रहा आपका। क्या कहते हैं, पब्लिक के अंदर क्या जज्बा देखा आपने जो पूरे आज़ाद कश्मीर में आपने रैलियां निकाली? जी अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमारी ये रैली 100 किलोमीटर लंबी रैली थी और बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने रखी। अगर ये रैलियां हम हर साल करते हैं, पिछले साल जो 20 मई को एक दिन पहले हमने ये रैली रखी थी, इस साल 25 मई को की है। तो ये रैली बहुत कामयाब रही और इस रैली की खासियत ये थी कि इसमें से पाकिस्तानी परचम पर तवज्जो दी गई, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पर तवज्जो दी गई, अपनी तारीख पर तवज्जो दी गई। अगरचे ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने निकाली थी, लेकिन ये कौमी जज्बे के तहत निकाली गई और आज़ाद कश्मीर के जो दाखिली इंतशार में, अफरा तफरी में, हंगामा आराई में जो सूरत हाल पैदा करने की बाज़ अनासर ने कोशिश की है, उन सारी बातों को मद्देनजर रखे ये रैली निकाली गई। और अल्लाह का बड़ा करम है कि मुजाहिद जबल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब के मज़ार से लेके मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब तक 15-16 घंटे लोग सुबह 6-7 बजे गाड़ियों में बैठे हैं और 45 के टेम्परेचर में रज़ाकाराना तौर पर। और ये भी आप याद रखें कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पिछले 15-20-25 साल से बदतरीन किस्म की अपोजिशन टूट का शिकार है। इस सारी बात के बावजूद ये नजरियाती कारकुन, ये पाकिस्तान के साथ कमिटेड कारकुन, ये कश्मीर के तशख़्ख़ुस पर ताज़ रहने वाले कारकुन, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हामी कारकुन, ये तरोताज़ा थे और एक भरपूर रैली का इनेकाद किया। और अल्लाह के फजल से अब हम 13 जून को जिला अपना पुंछ डिवीजन के अंदर रैली कर रहे हैं, उसके बाद कोटली में, फिर मीरपुर में। तो ये सारे आज़ाद कश्मीर में रैलीज का एहतमाम किया जा रहा है और आज़ाद कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपनी नजरियाती और फिक्री लामबंदी की मुहिम पर है। जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, मैं आपकी माहिराना राय और आपका जो मुशाहिदा है वो मैं चाहूँगा कि पब्लिक के साथ विजडम शेयर करूँ। मकबूदा जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात इस दफ़ा हो रहे हैं, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस दफ़ा 40 साल के बाद रिकॉर्ड वोट्स जो हैं वहाँ पे इस वक्त डाले गए हैं। श्रीनगर के अंदर 50% के करीब टर्न आउट है, बारामूला के अंदर 60% के करीब टर्न आउट है और यही शरह जो है जम्मू के अंदर बताया जा रहा है कि 48% के करीब है। और वहाँ पे ये नारा, ये स्लोगन के तौर पे लॉन्च किया गया है कि वोट के जरिए इंतकाम लो। इस चीज को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, दो पहलू हैं अंसारी साहब। एक तो ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर यकीन रखते हैं। ये अलग बात है कि ये फेक और फोर्ज जो हिंदुस्तान का बीजेपी का प्रोग्राम है इलेक्शन का, जारी इलेक्शन का, फार्सिकल इलेक्शंस का, दो सरदांदी वाले इलेक्शंस का और हिंदुस्तानी फौज के जरिए वोट डलवाने का, सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए वोट डलवाने का,
इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटें डलवाने का ये जो सिलसिला है, इस पर मकबूजा कश्मीर के हर शहरी को एतराज है। मकबूजा कश्मीर के हालात को ठीक से नजर में देखने के लिए जानना चाहिए कि हिंदुस्तान ने 35A, 370 और ये सारे इक़दाम करने के बावजूद मकबूजा कश्मीर में हालात क्या हैं। हालात ये हैं कि वहाँ जो 10 लाख फौज हिंदुस्तान लेके आया था, तो उस फौज में वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है, कोई कमी नहीं हो रही। अगर हिंदुस्तान के माशी इक़दाम, इंतजामी इक़दाम, सियासी इस्लाहात और तमीर और तरक्की के इक़दाम अगर उनको कश्मीर में अवामी सतह पर कोई पजीराई मिलनी है, कोई मिली होती, तो मकबूजा कश्मीर में आज फौजों की तादाद कम होती और मकबूजा कश्मीर एक फौजी बस्ती में तब्दील न होता। इसलिए ये वोटों का टर्न आउट अपनी जगह है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हर शख्स का दिल जख्मी है। आपने अभी पिछली ईद देखी है, इन तमाम इक़दाम के बावजूद, 370, 35A के बावजूद मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों ने ईद पाकिस्तान के साथ किया। तो ये जो जब कश्मीरी को मौका मिलता है तो वो अपनी राय का इजहार करते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि यही वोट जो है वो यही प्रोसेस जो है गलत, सही, जाली, असली जैसा भी है, तो यही किसी वक्त तहरीक आज़ादी कश्मीर की तकमील का बायस बने, और यही जो प्रोसेस है ये मकबूजा कश्मीर के लोगों को जो है एक मौका मुहैया करे जिसमें वो हिंदुस्तान के उम्मीदवारों को मुस्तरद करें और ख़ास तौर पर बीजेपी को और उसके इक़दाम को सामने रख के चले। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई एक बात जो है उसको बुनियाद और टेस्ट नहीं बनाया जा सकता। कश्मीर के अंदर होने वाले बेशुमार इक़दाम है। अच्छा, इससे सरदार अतीक अहमद खान साहब, यहाँ पे मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा। अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर की जितनी भी 36 के करीब सियासी जमातें हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है, जो उनकी कानूनी एक प्रोसेस है, वो 9 माह से जो है वो इसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या ये प्रोसेस जो है ये अब कंप्लीट होना चाहिए? जी अंसारी साहब, ये प्रोसेस काफी देर से इल्तवा का शिकार है, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा था कि नए माहौल में, नए अंदाज में, नई जरूरियात और नए तकाज़ों के मुताबिक जामे बुनियादों पर जमहूरी तकाज़ों को पूरा करते हुए रजिस्ट्रेशन की जाए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन मुस्लिम काफ़ा समेत तमाम जमातों के साथ राब्ते में है, और मेरी मालूमात के मुताबिक वो प्रोसेस में लगे हुए हैं, और अगले चंद हफ्तों में इस अमल को मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने जो मतलूबा तकाज़े हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे करने शुरू कर दिए हैं, और मेरा यकीन है कि आने वाले वक्त में ये अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज के सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवालात करेंगे। जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सरदार अतीक अहमद खान साहब, हम देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में कुछ अरसे से जो है वो सियासी अमल जमूद का शिकार था, अवामी तहरीकें जो हैं वो चल रही थी। तो ऐसे मौका पे आपने मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम के मज़ार अक़दस से इलाके पाकिस्तान रैली का आगाज किया। कोहला में सब पाकिस्तानी परचम लहराया और मुजफ्फराबाद तक गए, और आगे आपका प्रोग्राम जो है वो पुंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन में भी है। तो मैं देखता हूँ कि 1992 में आपने नौजवान, जब मसला कश्मीर जो है वो उन्हें उसका इदराक नहीं था, तो आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर, फिर आपने पेशावर से कराची तक रैलियां निकाली। क्या आप आज महसूस नहीं करते कि आज़ाद कश्मीर के साथ साथ इलाके पाकिस्तान की रैलियां पाकिस्तान में भी निकालने की जरूरत है? इस हवाले से क्या कहेंगे, हमारे यूथ की रहनुमाई फरमाएं। जी राजा, बहुत मेहरबानी, अल्लाह को खुश रखे। ये बड़ी अच्छी बात का आपने जिक्र किया है। बिल्कुल दुरुस्त है कि 92 में 90s में हालात बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर के खराब थे। तो मैं बतौर चेयरमैन यूथ विंग और चीफ ऑर्गेनाइजर, फिर यहाँ से हमने मुजफ्फराबाद से मीरपुर से फैजाबाद से इलाहाबाद के बाजार पर, फैजाबाद से खैबर, पेशावर प्रेस क्लब और वहाँ से कराची तक रैलियाँ निकाली थी। और सारे आज़ाद कश्मीर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान में तकमील पाकिस्तान के नाम से ये रैलियाँ थी, और उससे बड़ी नजरियाती और फिक्री मोबिलाइजेशन हुई थी। कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सियासी अमल पिछले कुछ अर्से से जमूद का शिकार है, जो बड़ा नुकसान का बायस है। और आज़ाद कश्मीर में कभी कोई सियासी जमात हुकूमत में नहीं है, कभी काबीना नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। ये आज़ाद कश्मीर के वजूद को सेमिनार जलसे हम करते रहते हैं,
हमने पिछले साल 24 मई को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली वाला से मुजफ्फराबाद की थी, इस दफा मुजाहिद उनके बाजार से की है, और इसको हम बिल्कुल इस दफा पुंछ डिवीजन में 13 जून को इंशाल्लाह, उसके बाद कोटली मीरपुर, और उसके बाद आपने बहुत अच्छा ख्याल दिलवाया। अभी फौरन हमारा ख्याल नहीं था लेकिन आपके सवाल के बाद इस बात की जरूरत मैं समझता हूँ कि मुझे भी महसूस हो रही है कि रैली आज़ाद कश्मीर के बाद पाकिस्तान के सूबाई हेडक्वार्टर्स में भी निकाली जानी चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान में ये पैगाम दे सके कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के लिए रिश्ते लाजवाल हैं, गैर मशरूत हैं, और अहले कश्मीर और अहले पाकिस्तान का रिश्ता अकीदे और ईमान का रिश्ता है, जिंदगी और मौत का रिश्ता है, तारीख और जुग्राफिया का रिश्ता है, माजी हाल और मुस्तकबिल का रिश्ता है, और इसे तब्दील या कमजोर नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तो ये इस काम पर तवज्जो देते हैं। जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, आपने बहुत कीमती वक्त इनायत किया, अहम बातें हमारे साथ शेयर की, आपके इंतहाई अहम वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब ने जो गुफ्तगू की है? जी अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार अतीक अहमद खान साहब साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और तालिब इल्म रहनुमा भी रहे, और आज रियासत की एक जो रियासती जमात है उसके भी सरबराह हैं, और मौजूदा हालात के तनाज़र में इसके जो मसाइल हैं उनके सियासी हल और पुरअमन हल के लिए बड़ी खूबसूरत उनकी तजावीज़ हैं। और ये जो उन्होंने इलाके पाकिस्तान रैली निकाली, फिर पुंछ और मीरपुर डिवीज़न के बाद अब आपकी तजवीज़ पे उन्होंने कहा कि राजा हबीबुल्लाह खान साहब कि हम पाकिस्तान में भी मुमकिन है कि ये जो है ना इस पे जो है वो गौर करेंगे। ये देखें अंसार साहब, जो पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो रिश्ते हैं ये बड़े मजबूत रिश्ते हैं, बड़े जो है इन्हें ऐसे रिश्ते हैं कि जिससे में हमारा जीना और मरना है, हमारे दरियाओं के, हमारे पानियों के, हमारे हवाओं के रुख जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब हैं। और यूथ को मैं समझता हूँ कि मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, जिन्हें इतना तारीख़ के बारे में इल्म नहीं है, और ये एक इनकी अच्छी काविश है। अगर इस पे ये काम करें तो इससे यूथ जो है कश्मीर इशू के हवाले से वो जी जनाब इस वक्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। जी हमें ज्वाइन किया है मारूफ दिफाई तज्जियाकार, असाकर पाकिस्तान के लिए पूरी जिंदगी देने वाले ब्रिगेडियर गजनफर साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप कैसे देखते हैं BBC की रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तानी जेर कब्जा मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस दफ़ा इंतखाबात हो रहे हैं इसमें रिकॉर्ड जो है वोट डालने की शरह देखी जा रही है, और वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सियासी जमातों ने ये नारा दिया है कि वोट के जरिए इंतकाम लो। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जी नारा तो बिल्कुल ठीक है, वोट के जरिए इंतकाम लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भारत ने कश्मीर के अंदर किया है वो सिर्फ न सिर्फ कि इंसानी मजालिम के अलमिया के तौर पे काउंट किया जाता है, और वो आज से नहीं है, वो उस वक्त से है जिस वक्त से पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुए थे और कश्मीर को एक साजिश के तहत लेडी माउंटबेटन, नेहरू और लेडी माउंटबेटन और नेहरू के जो इलीगल ताल्लुकात थे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो थी, उसके ऊपर बेस करके और महाराजा को इन्वॉल्व करके एक जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बना के, और उस जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भी सिर्फ 3 शोबे थे जो भारत के पास जाते थे। बाकी कश्मीर को एक प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद कश्मीर जो है वो उस तसल्लुत से निकल जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वहाँ पे हुकूमतें जो है वो एक ऐसी रही हैं जो फैशिज्म पे, दहशतगर्दी पे बिलीव करती थी, और अब तो उसका एक लिमिट पहुंच चुकी है कि हिटलर और मुसोलिनी जैसा एक, बल्कि उनकी रूह रखने वाला, उनके जिस्म रखने वाला एक शख्स नरेंद्र मोदी और उसके साथ जितने बाकी उसके चेले चांटे हैं वो सब बदमाशी पे और सब फैशिज्म पे, सब दहशतगर्दी के ऊपर बिलीव करते हैं। तो उन्होंने जो कश्मीर के साथ इस वक्त किया है ये तो बिल्कुल ही कश्मीरियों की, जो कश्मीर के लोग हैं जो निहायत ही मासूम हैं, जो एक जुल्म को सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने अली गिलानी जैसे लोग पैदा किए, जिन्होंने कश्मीरी मुजाहिदीन पैदा किए, जिन्होंने बुरहान वानी पैदा किया, जो तमाम तसल्लुत के बावजूद अपनी आज़ादी के लिए बड़े जिगरी से लड़ रहे हैं।
तो उन्होंने वो फिजिकल लड़ाई जो है उसका तो उन्होंने एक लिमिट जो है वो दिखा दिया भारत को कि भाई तुम हमें कब्जे में इस तरह रख नहीं सकते, इंसानी सोच को तुम इस तरह काबू में जबर से नहीं कर सकते। तो अब वो उसका दूसरा जो है पॉलिटिकल फेस है, और वो पॉलिटिकल फेस जब आप देखते हैं तो उसमें साफ जाहिर है इलेक्शन एक ऐसी चीज है कि आप ऐसी पार्टियों को वोट दें जो कश्मीरियों की जिद्दोजहद के लिए लड़ रहे हैं। और अब देखिए ना, इवन वो लोग आप तो उसके ऊपर नजर रखते हैं, महबूबा मुफ्ती या उमर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो भारत के टाउट जाने जाते थे और जो भारत की डायरेक्शन के ऊपर काम किया करते थे, अब वो भी नफरत करने लगे हैं और वो भी तमाम हथकंडों से परेशान है कि भारत किस तरह लोगों को सब्जुगेट कर रहा है, बच्चों को अगवा कर रहा है। वहाँ डिटेंशन सेल बनाए हुए हैं, इंडियन आर्मी जो है वो औरतों की आबरूरेजी करती है, वहाँ पे बच्चों को जाकर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, तो इंडियन आर्मी जो है वो रैंसम लेके उन बच्चों को छोड़ दी है, बच्चों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो इस तमाम तनाजुर में जो इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद है, जहाँ बेबसी की एक फिजा है, जहाँ जुल्म और जबर की दास्तानें रोजाना रिकॉर्ड की जाती हैं, जहाँ पे फैशिज्म किया जाता है, जहाँ पे लोगों को मारा जाता है, जहाँ पे गजा जैसी चीजों जो है उनको जारी रखा गया है, जहाँ बच्चों को लड़कों को जीपों के ऊपर बांध के जो है उनके रस्सों से बांध के उनको टॉर्चर किया जाता है, उसमें तो सबसे अच्छा जो इंतकाम है वो है वोट के जरिए। अब देखिए बीजेपी ने वहां पे अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जो है उसने जो भी नारा लगाया इस इलेक्शन, वो तमाम का तमाम नारा जो है वो सारे का सारा नारा जो नफरत पे बेस करता था, हेट्रेड पे बेस करता था। यानी उसने एक नारा लगाया कि जी मैंने राम मंदिर बनाया। अब राम मंदिर किस तरह बाबरी मस्जिद के ऊपर बनाया गया है, राम मंदिर को जिस तरह डिस्प्यूटेड साइट है उसके ऊपर जिस तरह डिस्प्यूटेड फैसला दिया इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर को ये जेब देता है कि ऐसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर वो एक मंदिर का इफ्तिताह करना चले जाए, जिसकी एक बहुत बड़ी रकम जो अंबानी ने दी और इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिनको नरेंद्र मोदी ने गन पॉइंट पर फोर्स किया कि तुम इसके लिए डोनेशन दो, तो वहां जा फिर उसके बाद नारा लगाया उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कि ये बच्चे बहुत पैदा करते हैं तो हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। फिर उसने नारा लगाया 375A को जो हमने खत्म किया और कश्मीर को इंडिया में शामिल किया। फिर उसने नारा लगाया कि अब जी हमने सिटीजनशिप को जैसे जैसे उसको अपनी पॉपुलर, जैसे उसने शुरू में नारा लगाया था इस बार 400, यानी ही वाज एमिंग एट 400 वोट। उसके बाद जो अपना इंडिया के इलेक्शन में जिस तरह हेरा फेरी की गई है, वहां पे इलेक्शन जिस तरह होते थे उधर इलेक्शन कमीशन में ब्यूरोक्रेट्स को लगाया गया है, जिस तरह बीजेपी वहां पे धनधनाती फिर रही है, वहां पे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और इन इलाकों में बैलेट बॉक्स अगवा की कर उठा के ले गए हैं, बैलेट बॉक्स के अंदर जाली वोट डाले जा रहे हैं। इस तमाम में मेरा ख्याल कश्मीर के लिए इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है कि एक अगर तब्दीली आती है तो ऐसे लोगों को इलेक्ट करें अपने वोट के जरिए जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करते हो, जो कश्मीरियों के नुमाइंदे हों। लेकिन जिस तरह वो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, जिस तरह उन्होंने सीटों को चेंज किया है, अभी वो मेरे ख्याल अपना भारत की 3 या 4 सीटें हैं जिसके लिए इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसके लिए एक छठा अपना आज मेरा ख्याल छठा फेज है, उसके बाद 7वां फेज 1 जून को या 4 जून को इसके वो आने हैं। और आज जिस तरह इलेक्शन के अंदर ये जा रहे हैं और कश्मीर के अंदर इलेक्शन में गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के लोगों की जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, असल में बात सिर्फ वोट डालने की नहीं है, बात है रिजल्ट अनाउंस होने की। और रिजल्ट अनाउंस होने के लिए आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना रोल पूरा प्ले करती है और वो रिजल्ट को मनूवर करते हैं, रिजल्ट के ऊपर गैर जरूरी फैब्रिकेटेड नताइज देते हैं। तो मुझे जो डर ये है कि वो ये है कि जो लोग वोट डालेंगे उसका जो एक्चुअल नतीजा अनाउंस होना चाहिए वो नहीं होगा वो जिसको बीजेपी या आरएसएस सपोर्ट करती है। अच्छा, यहाँ पे वो पूरे का पूरा इलेक्शन जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्ला खान साहब आपसे सवाल करेंगे। भैया साहब, जिस तरह के आपने हालात बताए हमारे इस्लामी ममालिक के और इंटरनेशनली, तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीरियों की नस्ल कुशी को रोकने और तशख्खुस बरकरार रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? इंटरनेशनली इस नस्ल कशी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हाँ कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा है।
जिस तरह आज आप इजराइल में कम से कम ये तो हुआ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कैटेगोरिकली ये कहा कि जो हालात आज से 1 साल पहले थे गजा के अंदर वो नहीं है, और इजराइल जो है लोगों के खिलाफ जो है वो तशद्दुद और जेनोसाइड इस्तेमाल, 2 जेनोसाइड की करारदाद नहीं पास हुई, लेकिन उसके अल्फाज जो है उसकी उनकी जो अपना डिसीजन है, जजमेंट है, उसके अंदर आ गए। तो होना तो ये चाहिए कि दुनिया के लेवल, यूएन के लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल की तरफ से इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कश्मीर के अंदर जेनोसाइड किलिंग हो रही है, अपार्थाइड किलिंग हो रही है। लेकिन बात सिर्फ मैं आपसे करता हूँ, उसको कौन लेके पेश करेगा यूनाइटेड नेशन में, किस तरह आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उस करारदाद को आईसीजे में आप किस तरह लेके जाएंगे, क्योंकि उसके लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मुकदमा चाहिए होता है जो किसी इंडिपेंडेंट मुल्क ने, पाकिस्तान चूंकि फरीक है और पाकिस्तान के स्टेक्स हैं, तो टेक्निकली और डिप्लोमेटिकली मेरा ख्याल पाकिस्तान उस मुकदमे को लेके नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर, इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन कश्मीर प्रॉब्लम। सो इज देयर एन इंडिपेंडेंट कंट्री जो इस मुकदमे को लेके जाए? अब इसको डिप्लोमेटिकली आप मुख्तलिफ कॉरिडोर में, मुख्तलिफ ममालिक में उठा सकते हैं, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, अपने प्रोटेस्ट के जरिए, और जो कश्मीरी बाहर रह रहे हैं उनकी आवाज के जरिए आप दुनिया को ये बता सकते हैं कि कश्मीर में जेनोसाइड। दूसरा ये कि कश्मीर के अंदर से कुछ ऐसे सीन रिकॉर्ड किए जाएं, कुछ ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड की जाएं। आजकल टिकटॉक का दौर है, आजकल एक्स का दौर है, आजकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके जरिए दुनिया को उन मुजालिम की तस्वीरें भेजी जाएं। लेकिन आपको पता है कि इंडिया वहाँ पे इंटरनेट ब्लॉक कर देता है, वहाँ पे आप इस चीज को लेके फिर दूसरे कुछ ऐसे सेमिनार्स बाहर होने चाहिए जिसके जरिए इन चीजों को हाईलाइट किया जाए, और उस सेमिनार्स कराने में या कॉन्फ्रेंसेस कराने में पाकिस्तान का बहुत अहम रोल आ जाता है, या पाकिस्तान के जो बाहर जो आपका कश्मीरी जो बाहर रिजाइड कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि वहाँ पे कोई ऐसी लीडरशिप डेवलप हो जो रेगुलरली इसको दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल में उठा के दुनिया को बावर कराए। एक दिन मुजाहरा कर लेने से कश्मीर डे के ऊपर और एक दिन जुलूस निकालने से मुकदमा हल नहीं होता, क्योंकि एक दिन आप जुलूस निकालते हैं तो अगले पूरा साल जो है लोग उस चीज को भूल जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पाकिस्तान में एक जमाने में शाह महमूद कुरैशी की एक स्टेटमेंट आई थी कि हम हर एम्बेसी में कश्मीर डेस्क कायम कर रहे हैं। वो डेस्क तो कभी कायम हुआ नहीं, वो कहाँ गया वो डेस्क? उस डेस्क का मकसद क्या था? फिर पाकिस्तान की एम्बेसीज में जो लोग पोस्टेड हैं उनको टास्क देना चाहिए, सफीरों को टास्क देना, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कमिटेड गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो कश्मीर के कॉज से कमिट होगी, जो दुनिया के प्रेशर के अंदर नहीं आएगी। फिर बहुत सारे कश्मीरी लीडर बाहर ऐसे चाहिए जो अपने लेवल पे या स्टेट लेवल अपना जो जिनका ताल्लुक कश्मीर से हो, जम्मू एंड कश्मीर से हो, वो बाहर जाएं और लोगों को अप्राइज करें कि देखी थी क्या जुल्म हो रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका प्रिंट मीडिया, इसका डिजिटल मीडिया के जरिए इसका सबूत पेश करे। हो सकता है किसी टाइम पे लोग दुनिया के अंदर ये रियलाइजेशन आ जाए कि कश्मीरी जो इतने अंदर से सफर कर रहे हैं उनको भी इंसाफ की जरूरत है, तब कोई चीजें जो है वो आपको बेहतर होती नजर आएंगी। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया, हमारी रहनुमाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब की गुफ्तगू का क्या एनालाइज करेंगे? जी अंसार साहब, ब्रिगेडियर साहब ने मैं समझता हूँ बड़े ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक और जो कश्मीरियों की जो डिमांड्स हैं, जो उनकी विशेज़ हैं, उनके मुताबिक उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। और कश्मीर इशू को जो है वो हमें असर नो जायज़ा लेना चाहिए, असर हाज़र के तकाज़े जो हैं उन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए। और जिस तरह के उन्होंने बताया कि माजी में एक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कश्मीर डैक्सिस के क़याम की बात तो की, लेकिन उस पर अमल ना हो सका। ये एक तसलसल होता है और तसलसल के साथ उसका बैकअप चाहिए होता है ब्रेक थ्रू के लिए। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है वहाँ पे जो है सफारती माज पे अनथक कोशिशों की भी ज़रूरत है। और जहाँ तक हमारे मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाई हैं उनकी जो जदोजहद है, जिस तरह की इंडिया ने वहाँ अपने ख़जानों के जो है वो मुंह खोले हैं, वहाँ पे असला और बारूद के ढेर वहाँ पे जो हैं वो रखे हैं, उसके बावजूद जो हैं वो अपने जो उनका नजरिया है, उनकी जो पाकिस्तान से मोहब्बत है, उनकी जो भारत से जो आज़ादी की तड़प है, वो से अंसार साहब दस्तबरदार नहीं हुए। जी
बढ़ते हैं जनाब, अब हम अपने अगले मेहमान की जानिब। आप समाअत फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त ब्रसल्स बेल्जियम से कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद साहब ने ज्वाइन किया है। जनाब कश्मीरी है, इस दफ़ा उन्होंने नारा लगाया है जमात इस्लामी समेत तमाम तंजीमों ने कि वोट के जरिए इंतकाम लो, कि आप वोट के जरिए ऐसे उम्मीदवार असम्बली में पहुंचाएं कि जो कश्मीर की इंडिजिनस वॉइसेस को वहां पे बुलंद कर सकें। और इस वजह से BBC की रिपोर्ट आई है कि इस वक्त 63% तक वहां पे शरह जो है वोट डालने की रिकॉर्ड हुई है जम्मू के अंदर। क्या आप इस पे कमेंट करेंगे अली रजा सैयद साहब? जुनैद भाई, असल में जो प्लानिंग है इंडियन गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की, वो आप पिछले चंद सालों तक देखें कि वो किस तरीके से अपने जो मजमूम अज़ाइम हैं उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने इस वक्त तक ताकत का जो भरपूर इस्तेमाल किया और मैक्सिमम ताकत उन्होंने इस्तेमाल करके देख ली कि कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत, जज्बा जो आज़ादी है, उसको वो कुचल नहीं सके। और मैं समझता हूँ कि जो कश्मीरी इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, उनकी आवाज को किसी तरीके से सुना नहीं गया। तो उन्होंने अगर ये डिसाइड किया है तो मैं समझता हूँ कि देखना ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। इस वक्त वहाँ जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के जो नामल सिटीजन है वो भी बात नहीं कर सकते। तो इन हालात में जब वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो मे बी कि उन्होंने ये सोचा हो कि इस वक्त दुनिया में अगर हम अपने वोट के जरिए या अपनी वॉइस इस तरीके से एक मैसेज दे सकते हैं तो मे बी कि उन्होंने इनको अपनाया हो, क्योंकि काफी अरसे से वहां पे इलेक्शन का बाइकाट होता था और लोग जो है वो कोशिश करते थे कि वो अपनी आवाज जो है वो दुनिया तक पहुंचाएं। लेकिन जो जिस तरीके से बहुत सारे खित्ते हैं दुनिया के, उसमें भी जो लोग थे उन्होंने अपने हकूक के लिए जो है वो आवाजें बुलंद की। लेकिन आलमी इस वक्त जो सिचुएशन है, यूक्रेन वार हो या मिडिल ईस्ट वार हो या अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, वो सारी चीजें अगर आप सामने रखें तो मैं समझता हूं कि ये एक जो तरीका रह गया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फैसला किया हो। लेकिन देखना यह है कि भारतीय सरकार हमेशा से प्री पोल रैंकिंग भी करती है, वो हालात ऐसे पैदा करती है ताकि जो रिजल्ट हैं वो अपनी मर्जी के लिए जाए। तो इन हालात में देखना यह होगा कि कितनी मासिव इन्वॉल्वमेंट होती है पब्लिक की और कितनी वो अपने वोट के जरिए अगर इसको चेंज कर सकते हैं जो इस वक्त की सूरत हाल है। जी जनाब अली रजा सैयद साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवाल करेंगे। अली रजा सैयद साहब, जिस तरह के आपने फरमाया कि वहाँ जब भी हम देखते हैं इंतखाबात हुए हैं, हमेशा वहाँ पे धांधली हुई है, कठपुतली जो है वो हुकूमत मर्ज वजूद में आई है। और 10 साल बाद अब जो है वो जो रियासती असम्बली है उसके पहली दफ़ा अनाउंस हुए हैं इंतखाबात, और बीजेपी समेत और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत जो है और कांग्रेस समेत वहाँ एक इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। और ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो रियासती कठपुतली असम्बली के इंतखाबात में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ के आज़ादी पसंदों ने भी इसमें इन इंतखाबात में जो है वो वोट के ज़रिए जो है वो टफ टाइम देने का जो है वो इरादा किया है। तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं, जहाँ कभी भी जो है मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हुए और ना ही वहाँ उम्मीद की जा सकती है, ऐसे माहौल में आप क्या समझते हैं कि ये इन इंतखाबात की क्या अहमियत और अफादियत हो सकती है? देखिए, ये दुनिया को भी बताने की जरूरत है। असल में हमेशा भारतीय प्रोपेगेंडा ये रहता है कि जी जो कश्मीरी हैं
वो वोट नहीं डालते, वो अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं करते। तो ये एक बड़ा ही वो जो आज की सिचुएशन है वहां पे, उसमें मैं समझता हूँ कि ये फैसला आप समझ लें कि कश्मीरियों ने तहरीक भी चलाई हुई है, कश्मीरियों ने भारत के साथ रहने से इनकार भी किया हुआ है, वो भारत के जुल्म को बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फैसला पहले भी दिया था कि वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते, वो अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। तो आज अगर वो वोट के जरिए भी भारत को ये बता दें जाए कि वो धांधली करेंगे, वो करेंगे रिगिंग, इसमें अपने मर्जी के रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये भी एक जो तरीका हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया था कश्मीरियों ने, वो इसको भी कर ले ताकि भारत का चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो दुनिया के सामने कि वोटिंग के जरिए भी, और अगर वो इसको वो करते हैं, जुल्म करते हैं और मजीद इस कश्मीरियों पे, तो कम से कम आलमी बरादरी को हम बताने के काबिल होंगे कि हमने वोट के जरिए भी कोशिश की, हमने हर जो अवेलेबल मीन्स है उससे भी अपने हकूक हासिल करने की कोशिश की। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें भारत इसमें भी नाकाम होगा, वो ताकत के जरिए नाकाम हुआ और इसमें भी वो नाकाम होगा। जनाब अली रजा सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया, बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे आप। अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अंसार साहब बात हुई, जिस तरह के आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन का इशू था, इसी तरह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के हवाले से और दिगर जो है वो बेशुमार मसाइल पे हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ जो मेहमानान ग्रामी हैं, स्पेशली जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार आतिक अहमद ख़ान साहब, इसी तरह चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप जनाब अली रज़ा सैयद साहब और मुमताज़ दफ़ाई तजियाकार ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू थे। अंसार साहब, हमें अपने सुनने वालों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सामीन, इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि मकबूदा जम्मू कश्मीर के बहादुर, जरी, निडर और ज़हीन लोग अपनी आज़ादी की मंजिल हासिल करने के लिए अब जो नई एक स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है, अल्लाह उन्हें इसमें कामयाबी अता करेगा और हमारे कश्मीरी बहन भाई, जम्मू कश्मीर के बहन भाई भी आज़ाद फिजाओं में सांस लेंगे, आमीन। रही बात आज़ाद जम्मू कश्मीर के इशूज़ की, तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर से हमारी दस्तबस्ता गुजारिश है कि एक आग अभी ठंडी हुई है, लॉन्ग मार्च जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालिबात आपने मंजूर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान ने 23 अरब रुपए आपको अदा भी कर दिए। तो अब बिजली और आटे की कीमतों में कमी क्यों नहीं हो रही? अब कौन सा ऐसा मुश्किल मरहला दरपेश है कि जिसकी वजह से आप ये ऐलान करदा काम नहीं कर पा रहे और दोबारा बुझते हुए शोलों को भड़काने की आकबत नाअंदेशी की जा रही है? खुदारा ऐसा ना करें। फी अमान अल्लाह, हाफिज़ एंड गुड बाय।